इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में, जिसमें हम बात करने जाएंगे हेडिंग 17.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड हेडिंग 17.2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 17.2 मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में दो स्टेप्स होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एटॉमिक एयर अंदर ली जाती है, वहीं एक्सपायरेशन में एल्वियोलर एयर बाहर निकाली जाती है। एक्सपायरेशन में एल्वियोलर एयर बाहर निकाली जाती है। लंग्स में एयर का अंदर बाहर होना एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होता है। इंस्पायरेशन के दौरान लंग्स के अंदर का प्रेशर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। इसका मतलब लंग्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में नेगेटिव प्रेशर होता है। एक्सपायरेशन के दौरान इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने के लिए डायफ्राम, रिब्स के बीच एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल सहायक होती हैं। इंस्पायरेशन की शुरुआत डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से होती है, जो थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ा देते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से रिब्स एंड स्टर्नम ऊपर उठ जाती हैं, जिससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होने से रिब्स एंड स्टर्नम ऊपर उठ जाती हैं, जिससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ जाता है। थोरेसिक वॉल्यूम में जितनी ओवरऑल ग्रोथ होती है, ठीक उतनी ही वृद्धि पल्मोनरी वॉल्यूम में भी होती है। पल्मोनरी वॉल्यूम में वृद्धि की वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, जो बाहरी एयर को लंग्स में मूव करने के लिए फोर्स करता है। यह इंस्पायरेशन कहलाता है। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल में रिलैक्सेशन होने से डायफ्राम और स्टर्नम अपनी पोजीशन में वापस आते हैं, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम कम हो जाता है और इसलिए पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इस प्रकार इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स से एयर बाहर निकल जाती है। यह एक्सपायरेशन कहलाता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की शक्ति को बढ़ाने में एब्डोमेन की मसल सहायक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ब्रीदिंग की एवरेज वैल्यू 12 to 16 टाइम पर मिनट होती है। ब्रीदिंग में जो एयर का वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है उसे स्पायरोमीटर से नापा जाता है, जो स्पायरोमीटर पल्मोनरी फंक्शन के क्लिनिकल असेसमेंट में उपयोगी होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 17.2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़, सबसे पहले हम बात करने जाएंगे टाइडल वॉल्यूम के बारे में। टाइडल वॉल्यूम टीबी, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान एयर का वह वॉल्यूम जो इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड होता है उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम लगभग 500 ml होता है। एक स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में लगभग 6000 से 8000 ml एयर को इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV के बारे में। IRV एयर का वह एडिशनल वॉल्यूम है जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल इंस्पायरेशन के द्वारा इंस्पायर कर सकता है। IBR इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की एवरेज वैल्यू 2500 से 3000 ml होती है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV एयर का वह एडिशनल वॉल्यूम है जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल एक्सपायरेशन के द्वारा बाहर निकाल सकता है। ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की एवरेज वैल्यू 1000 से 1100 ml होती है। रेसिडुअल वॉल्यूम RV एयर का वह वॉल्यूम जो लंग्स में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद बचा रह जाता है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम RV कहते हैं। RV की एवरेज वैल्यू 1100 से 1200 ml होती है। ऊपर दिए गए ये सभी कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को जोड़कर कई पल्मोनरी कैपेसिटीज़ बनाई जा सकती हैं, जिनको क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ किया जाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटीज़ के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एयर का वह टोटल वॉल्यूम जिसे एक व्यक्ति इंस्पायर कर सकता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंतर्गत टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम TB प्लस IRV आते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के बारे में। EC एक्सपायरेटरी कैपेसिटी नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एयर का वह वॉल्यूम जिसे एक व्यक्ति एक्सपायर कर सकता है।
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी के अंतर्गत टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आते हैं, टीबी प्लस ईआरबी। अभी हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी के बारे में। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एयर का वह वॉल्यूम जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में बचा रह जाता है उसे एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में ईआरबी प्लस आरबी आते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं वाइटल कैपेसिटी बीसी के बारे में। वाइटल कैपेसिटी बीसी बीसी एयर का वह मैक्सिमम वॉल्यूम है जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद अंदर की तरफ ले सकता है, अथवा एयर का वह मैक्सिमम वॉल्यूम जिसे एक व्यक्ति फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद बाहर की तरफ निकाल सकता है। बीसी वाइटल कैपेसिटी के अंतर्गत ईआरबी प्लस टीबी प्लस आईआरबी आते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में। टोटल लंग कैपेसिटी एयर का वह टोटल वॉल्यूम जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में पाया जाता है, टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी कहलाता है। टोटल लंग कैपेसिटी के अंतर्गत आरबी, ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम आते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी की इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका बहुत बहुत